हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 1 हम कर रहे थे और पार्ट 1 का सेक्शन 1 मैंने मेरे पिछले लेक्चर में सिखाया था और उसमें कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम्स और कंसेप्ट ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने करवा दिए थे। आज हम सीखेंगे स्टोइकियोमेट्री। इट्स सेक्शन 2 of this chemical calculation part 1. Stoichiometry, this topic would cover the problem based on chemical equation. In fact, we'll learn mole concept in this section. Mole concept and its application. ढेर सारे प्रॉब्लम्स हम करेंगे और यह प्रॉब्लम्स केमिकल इक्वेशन पर होंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन में किस रेशो में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और कितना या किस रेशो में प्रोडक्ट बनता है, दैट वुड बी टॉट इन दिस सेक्शन 2, दैट इज स्टोइकियोमेट्री और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। देखिए, वंस अगेन थ्योरी छोटी सी है मोल कंसेप्ट की और उस थ्योरी के एप्लीकेशन वास्ट है। वी मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर दिस टॉपिक। इसमें कुछ 50-52 प्रॉब्लम्स हैं, कुछ 17-18 प्रॉब्लम्स मैं क्लास में कराऊंगा। मैं पहले रेलेवेंट थ्योरी एक बार डिस्कस करा देता हूं। This is any chemical reaction. This is any chemical reaction. A plus B gives you C plus D. यह जो रिएक्शन मैंने अभी अननोन वेरिएबल के टर्म्स में लिखी है, मैं एक रियल केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं। लेट अस से टेक दिस इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice plus H3PO4 phosphoric acid gives you Ca3PO4 whole twice plus H2O। इस तरह के इक्वेशन में लिखता भी हूं। A plus B gives you C plus D। इधर मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ फॉस्फोरिक एसिड इन ऑर्डर टू गिव यू कैल्शियम फॉस्फेट एंड वाटर। Ca3PO4 whole twice is calcium phosphate and this is water. Once again, अभी इस चैप्टर को करते समय केमिकल रिएक्शंस आपको हमेशा दे दी जाएंगी। 11th और 12th स्टैंडर्ड में आप ढेर सारी रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस देखोगे। ढेर सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे और ढेर सारी केमिस्ट्री में आप इस तरह की रिएक्शंस देखते रहोगे। नाउ द क्वेश्चन इज, in what ratio do calcium hydroxide react with phosphoric acid and gives you the product calcium phosphate and water? In what ratio, in what manner do they react? हम क्या कहेंगे कि कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने फॉस्फोरिक एसिड के साथ में कंबाइन करेगा और वहां पर कितना कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा और कितना वाटर बनेगा। ध्यान रहे, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है, जो हमारी हड्डियां बनी हुई होती हैं, वह कैल्शियम फॉस्फेट की ही होती हैं। आवर बोन्स, देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट is calcium phosphate. The composition of bones is calcium phosphate. So you can imagine this is a reaction which
is occurring in our body during the formation of bones. तो अब ये सिचुएशन है, यह सवाल है किस रेशो में ए और बी रिएक्ट करेंगे जिससे कि सी और डी मिल जाए। इसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव गॉट द कंसेप्ट and we call it mole concept. Mole concept describes us the same thing. किस रेशो में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और किस रेशो में प्रोडक्ट बनेगा। देखिए मोल कंसेप्ट क्या है मैं समझाता हूं। हम कहते हैं राइट नाउ दिस इज अ कंप्लीट रिएक्शन बट इट इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। यह बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। ये कंप्लीट रिएक्शन तो है, इसमें सारे सारे रिएक्टेंट दे रखे हैं और सारे सारे प्रोडक्ट भी दे रखे हैं, मगर यह बैलेंस्ड नहीं है। जरा देखिए रिएक्टेंट साइड एक ही कैल्शियम का एटम दिख रहा है और प्रोडक्ट साइड 3 कैल्शियम के एटम दिख रहे हैं। वी ऑलवेज हैव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, POAC, Principle of Conservation of Atoms, POAC. By applying this principle, now the principle of conservation of atoms says that we always have same atoms, same number of atoms on reactant and product side. 3 कैल्शियम एटम रिएक्ट करके प्रोडक्ट में 3 कैल्शियम एटम देंगे। यदि प्रोडक्ट साइड हमें 3 कैल्शियम एटम दिख रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड 3 कैल्शियम एटम का होना जरूरी है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। मैं इस प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से इस सिंपल रिएक्शन को बैलेंस कर सकता हूं। आई कैन ऑलवेज बैलेंस दिस रिएक्शन इन दिस मैनर। 3 कैल्शियम है तो इधर 3 कैल्शियम एटम होना जरूरी है। 2 फास्फोरस के एटम है तो कम से कम इधर भी H3PO4 होना इस तरह से जरूरी है। अब आप देखिए कैल्शियम और फास्फोरस जब बैलेंस हो चुके हैं तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। 3 into 2, 6 hydrogen atom here and 6 hydrogen atom here. So 12 hydrogen atom must give you 12 hydrogen atom on product side. Hence we must have 6 water molecule. ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुके हैं। 2 into 3 6 and here we have 4 into 2 8. So in all we have got 14 oxygen atoms. On product side also we have got 14 oxygen atoms. Now this is a completely balanced reaction. अब यह रिएक्शन न केवल कंप्लीट है बल्कि बैलेंस भी है। इट्स अ कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। हम कहते हैं कोई सी भी रिएक्शन जो हमने इस तरह से A प्लस बी गिव्स C प्लस D, इसे हम बैलेंस करेंगे। जब हम इसे बैलेंस करेंगे तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आगे कोएफिशिएंट 3 आया, फॉस्फोरिक एसिड के आगे कोएफिशिएंट 2 आया, कैल्शियम फॉस्फेट के आगे कोएफिशिएंट 1 ही रहा, वाटर के आगे कोएफिशिएंट 6। इसी तरह से A के आगे कुछ कोएफिशिएंट A आएगा, स्मॉल a इज द कोएफिशिएंट, B के आगे कुछ कोएफिशिएंट स्मॉल b आ जाएगा, C के आगे कोएफिशिएंट कुछ स्मॉल c और D के आगे कुछ कोएफिशिएंट स्मॉल d। Now this completely balanced reaction, now this is a complete reaction and balanced reaction. Such a completely balanced reaction is termed as stoichiometric reaction or stoichiometric reaction. इस तरह की रिएक्शन को हम stoichiometric reaction कहते हैं। Stoichiometric reaction means completely balanced reaction. Complete
and balanced chemical reaction. Any equation which suggests you a chemical change and which is completely balanced is termed as stoichiometric reaction. Now this is a stoichiometric reaction, this is a stoichiometric reaction. इस stoichiometric reaction में ये जो कोएफिशिएंट है 3, 2, 1 and 6, यह जो कोएफिशिएंट है they are termed as stoichiometric coefficient. इन्हें हम stoichiometric coefficient कहते हैं. Small a, small b, small c and small d. These are termed as stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. मैं कहूंगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन द स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन. ए बी सी डी यह जो दिख रहे हैं दे आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द stoichiometric reaction are termed as stoichiometric coefficient. Either small a, small b, small c, small d. 3, 2. We used to say stoichiometric coefficient of calcium hydroxide is 3. Stoichiometric coefficient of phosphoric acid is 2. Stoichiometric coefficient of calcium phosphate is 1. Stoichiometric coefficient of water is 6. Now, यह सारी चीज जानने के बाद अब हम मोल कंसेप्ट बताते हैं. सवाल यह है कि किस रेशो में ए, बी, सी और डी रिएक्ट करेंगे. किस रेशो में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे, किस रेशो में कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा और वाटर बनेगा. नाउ मोल कंसेप्ट सेज दैट reactant react and product are formed in the molar ratio of their stoichiometric coefficient. This is mole concept. Reactant react and the product is formed, and the product is formed in the molar ratio of their stoichiometric coefficient. Their stoichiometric coefficient. This is mole concept. इसका मतलब क्या है, मैं इसी समय लिखता हूं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 मोल यदि रिएक्ट करे तो साइमल्टेनियसली 2 मोल फॉस्फोरिक एसिड के रिएक्ट करेंगे और वहां पर 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट का बनेगा और 6 मोल वाटर के बन जाएंगे. If 3 moles of calcium hydroxide react, 3 moles of calcium hydroxide would react with 2 moles of phosphoric acid in order to give you 1 mole of calcium phosphate and 6 moles of water. This is the basic mole concept. Let me be very generalized with this generalized equation. We used to say that A moles of A would react with B moles of B in order to give you C moles of C and D moles of D. This is the simplest ratio in which the reactant react and the product is formed. अब इसके बाद हम कई तरह से यूनिटरी मेथड अप्लाई करके इस सिचुएशन को सोच सकते हैं.
For example, if we have 1 mole of calcium hydroxide participating in the reaction, then 2/3 moles of phosphoric acid would participate and 1/3 mole of calcium phosphate would be formed and 6/3 moles of water would be formed. While if we have n moles of calcium hydroxide participating in the reaction, then 2/3 into n moles of phosphoric acid would react, 1/3 into n moles of calcium phosphate would be formed and 6/3 into n moles of water would be formed during this reaction. मैं इधर इसी चीज को जनरलाइज्ड मैनर में देखता हूं, ए के बजाय मैं बी के लिए देखता हूं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यदि हम ए सोच रहे हैं तो बी हुआ phosphoric acid. If 1 mole of B react or if 1 mole of B participate in the reaction, then simultaneously A by B moles of A would participate, C by B moles of C would be formed and D by B moles of D would be formed. If X moles of B participate, then the moles of A participating would be A by B into X. This much moles of A would participate, C by B into X. This much moles of C would be formed, D by B into X. This much moles of D would be formed. Now this is the basic mole concept. यह बेसिक मोल कंसेप्ट है. A very simple concept. Now this concept is very simple to understand. It's simple to apply, and we have got infinite number of problem based over this equation. हमें इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना अब आगे सीखना है. पार्ट सेक्शन 2 पूरी तरह से अब इसी के लिए डिवोटेड है. इसे पहले बड़े ध्यान से देख लीजिए. अब हम प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे. वंस अगेन मेथड वुड रिमेन सेम. मेथड वही रहेगा. जरा देखिए, इन सेक्शन 2 वी हैव गॉट टोटल नंबर ऑफ 17, I think 17 solved problems are there and unsolved problems are 52. Out of this 52 divided by 3, almost 17 problem I'll solve for you. 17 solved problem तो आपके लिए दे ही रखे हैं. अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम जो 52 दे रखे हैं उसमें से 17 प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा और बाकी के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है. और वह प्रॉब्लम सॉल्व करते समय मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सिखाऊंगा कि किस तरह से प्रॉब्लम को पढ़ा जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए, कैसे उसमें कंसेप्ट और अप्रोच को डेवलप करना चाहिए, कैसे उसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे इक्वेशन बनानी चाहिए और कैसे उसे सॉल्व करके आंसर लिखना चाहिए. अब एक और बात, while practicing this section you will come across number of inorganic and organic compounds, number of organic and inorganic reactions. आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार बड़े ध्यान से देख लेना है कि किस तरह के कंपाउंड दिख रहे हैं, उनका किस तरह का फॉर्मूला दिख रहा है और किस तरह से उनसे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस दिख रही है. ये जो आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, दिस वुड डेफिनेटली हेल्प यू व्हेन यू स्टडी योर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ द केमिस्ट्री. देखिए, एक और बात,
as we know that while applying mole concept, we will be frequently dealing with number of moles. तो जो नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके हैं, उन्हें मैं एक साथ लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने के जो तरीके हैं, एक तो हमने देखा है नंबर ऑफ मोल्स इज वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक तो यह इक्वेशन हमने देख रखी है। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने का क्या तरीका है? इफ कंसंट्रेशन इज गिवन इन मोलारिटी। व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स। हमें इस तरीके से भी नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे। आगे जाकर इस चैप्टर में हम नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने के और उनको इक्वेट करने के, उनको रिलेट करने के कई तरीके और भी सीखते हैं। इधर इस बात को भी ध्यान रखें, इफ वेट इज गिवन इन मिलीग्राम्स, देन वेट इन मिलीग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स, एंड इफ वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml is number of millimoles। मैं इस एक्सप्रेशन को समझाऊंगा। इधर वेट इन मिलीग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मिलीमोल्स। नोट इट डाउन एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। पहले से नोट कर लीजिए।